Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I'm Wasim Beg again here with you all. BS Computer Science Distributed Database Systems हम स्टडी कर रहे हैं. लेक्चर नंबर 10 Distributed Database Management System Controlling Concurrency. Concurrency control आज हम स्टडी करेंगे. Concurrency controlling techniques ensure that multiple transactions are executed simultaneously while maintaining the asset properties of the transactions and serializability in the schedules. Asset properties के लिए लेक्चर नंबर 9 आप देखें, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी जिसमें हमने देखी, और लेक्चर नंबर 9 आप इसके लिए रेफर करें. थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा, आपकी चीज़ें जो सी होगी किस तरीके से जो डेटाबेस में जब आप ट्रांजैक्शंस करते हैं तो ट्रांजैक्शन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ आपको डिज़ायर होती हैं, क्या क्या आपको चाहिए होता है, कैसी ट्रांजैक्शन आप चाहते हैं. एसिड प्रॉपर्टीज़. लॉकिंग बेस्ड कंकरेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल को देखते हैं. लॉकिंग बेस्ड कंकरेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल. Concurrency mean at the same time, concurrent. Locking based concurrency control protocol use the concept of locking data items. अब इसमें होता क्या है कि जो डेटा आइटम्स हैं उनको लॉक कर दिया जाता है ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन. लॉकिंग बेस्ड कंकरेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल यूज द कंसेप्ट ऑफ लॉकिंग डेटा आइटम्स. यानी जब ट्रांजैक्शन हो रही है तो जहाँ जहाँ पे अपडेट होना है या डिलीट होना है या इंसर्ट होना है और जिन जिन एरियाज ने उसमें पार्टिसिपेट करना है वहाँ पे लॉक्स जनरेट कर दिए जाते हैं. ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन वो डेटा लॉक रहता है ताकि कोई और ट्रांजैक्शन उसको डिस्टर्ब ना करे. लॉक इज अ वेरिएबल एसोसिएटेड विद द डेटा आइटम that determines whether read-write operation can be performed on that data item or not. Generally, a log compatibility matrix is used which states whether a data item can be locked by two transactions at the same time. तो इसको अंडरस्टैंड करें कि लॉक बेस्ड में ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन अगर सेम रीड राइट ऑपरेशन के लिए दो ट्रांजैक्शन डिमांड करती हैं तो लॉक या लॉकिंग बेस्ड कंकरेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल ये काम करता है कि ये किसी एक ट्रांजैक्शन को जब ट्रांजैक्शन बिगिन होगी ना तो उस वक्त उस एरिया को लॉक कर दिया जाएगा और जब ट्रांजैक्शन एंड होगी तो अनलॉक कर दिया जाएगा. लॉकिंग बेस्ड कंकरेंसी कंट्रोल सिस्टम कैन यूज इधर वन फेज और टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल्स. अब ये वन फेज हो सकते हैं या ये टू फेज प्रोटोकॉल हो सकते हैं. वन फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल में क्या होता है? इन दिस मेथड ईच ट्रांजैक्शन लॉक्स एन आइटम बिफोर यूज एंड रिलीज द लॉक एज सून एज द ट्रांजैक्शन एंड्स. तो अब जो वन फेज लॉकिंग है इसमें क्या होता है कि ट्रांजैक्शन जैसे ही बिगिन हुई तो लॉक ऑन कर दिया गया और जैसे ही ट्रांजैक्शन एंड हुई तो लॉक को ओपन कर दिया गया. दिस लॉकिंग मेथड प्रोवाइड्स फॉर मैक्सिमम कंकरेंसी बट डज नॉट ऑलवेज इन्फोर्स सीरियलाइजेबिलिटी. अब इसमें कंकरेंसी तो बहुत ज़्यादा है कि सिर्फ एक ट्रांजैक्शन एक वक्त में जो सी वो कमिट होगी उसके बाद दूसरी ट्रांजैक्शन. लेकिन हमने सीरियलाइजेबिलिटी मीन कि अगर आपने मल्टीपल स्केड्यूल साथ लेके चलने हैं तो वहाँ पे ये चीज़ फिर जो सी वो प्रॉपर नहीं है. फिर होगी टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल. In this method, all locking properties precede the first lock release or unlock operation. इसमें क्या होता है कि all locking operation precede the first lock release और unlock operation. अब ये टू फेज लॉकिंग है. ये पहले वाली अगर जो लॉक है उसका इंतजार नहीं करता बल्कि उसको पार्ट्स में लॉक कर देता है. The transaction comprised of two phases. In the first phase, a transaction only requires all the locks it needs and do not release any lock. यानी फर्स्ट फेज में तो सिर्फ लॉक होगा, अनलॉक नहीं होगा. This is called the expanding or the growing phase.
जो फर्स्ट एक्सपेंडिंग या ग्रोइंग फेज है उसमें सिर्फ लॉक होगा और अभी रिलीज अनलॉक नहीं, लॉक जो सा वो उसको ओपन नहीं किया जाएगा। इन द सेकंड फेज द ट्रांजेक्शन रिलीजेस द लॉक्स एंड कैन नॉट रिक्वेस्ट एनी न्यू लॉक्स। अब सेकंड फेज में क्या होता है कि जो लॉक्स है उनको रिलीज कर दिया गया और न्यू लॉक रिक्वायर नहीं किया गया। दिस इज कॉल्ड द श्रिंकिंग फेज, यानी पहली एक्सपेंडिंग फेज है या जिसे हम ग्रोइंग फेज कहते हैं और सेकंड फेज श्रिंकिंग फेज है। तो जो आपका टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल है ये एक्सपेंडिंग टू श्रिंकिंग फेज में जाता है। Every transaction that follows two-phase locking protocol is guaranteed to be serialized। अब जो वन फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल था जो हमने पीछे स्टडी किया, ये सीरियलाइजेबिलिटी को इन्फोर्स नहीं करता, लेकिन टू फेज जो है इसमें गारंटीड सीरियलाइजेबल अप्रोच है। However, this approach provides low parallelism between two conflicting transactions। लेकिन इसमें फिर वही बात के वहाँ पे गारंटी थी कि कोई दो ट्रांजैक्शन एक जगह पे कन्फ्लिक्ट नहीं करेंगी, लेकिन यहाँ पे वो गारंटी खत्म हो गई। लेकिन सीरियलाइजेबल जो सी वो प्रोटोकॉल लॉकिंग की फैसिलिटी हमारे पास आ गई। टाइम स्टैम्प कंकरेंसी कंट्रोल एल्गोरिथम। अब ये टाइम स्टैम्प कंकरेंसी कंट्रोल एल्गोरिथम क्या है कि ये डेटा की टाइम स्टैम्प को देखता है, ये ट्रांजैक्शन की टाइम स्टैम्प को देखता है कि कौन से ट्रांजैक्शन किस टाइम स्टैम्प पे स्टार्ट हुई और उसके मुताबिक उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। टाइम स्टैम्प बेस्ड कंकरेंसी कंट्रोल एल्गोरिथम यूज अ ट्रांजैक्शंस टाइम स्टैम्प टू कोऑर्डिनेट कंकरेंट एक्सेस टू अ डेटा आइटम टू इंश्योर सीरियलाइजेबिलिटी। यानी ये सीरियलाइजेबिलिटी मीन मल्टीपल्स जो स्केड्यूल्स हैं वो इकट्ठे चल सकते हैं लेकिन सीक्वेंस में। A timestamp is a unique identifier given by database management system to a transaction that represents the transaction start time। तो timestamp में transaction का start time होगा और timestamp जो concurrency control algorithm है वो उस time को साथ लेके चलेगा। These algorithms ensure that transactions commit in the order dictated by their timestamp। जो transaction पहले start हुई उसका ही काम होगा, जब वो खत्म होगी तो उसके बाद दूसरी ट्रांजैक्शन की बारी आएगी अनटिल अनलेस कि वो सीरियलाइजेबल है। एन ओल्डर ट्रांजैक्शन शुड कमिट बिफोर ए यंगर ट्रांजैक्शन। तो जो ट्रांजैक्शन पहले स्टार्ट हुई है वो पहले ही कमिट होगी, सिंस द ओल्डर ट्रांजैक्शन एंटर्स द सिस्टम बिफोर द यंगर वन। जैसे अगर आप अपने सेमेस्टर की एग्जांपल लें तो जो आप लोग पहले आए थे 2017 में, तो जो 18 में आए हैं वो आपके बाद जाएंगे, तो आप पहले निकल जाएंगे। तो जो ट्रांजैक्शन पहले स्टार्ट हुई वो पहले कमिट होगी, जो ट्रांजैक्शन बाद में स्टार्ट हुई वो बाद में कमिट होगी। और ये कैसे पता चलेगा? ये उस ट्रांजैक्शन की टाइम स्टैम्प से पता चलेगा कि वो कब स्टार्ट हुई, कितने बजे स्टार्ट हुई, कितने मिली सेकेंड पे स्टार्ट हुई। टाइम स्टैम्प बेस्ड कंकरेंसी कंट्रोल टेक्निक्स जनरेट सीरियलाइजेबल स्केड्यूल्स such that the equivalent serial schedule is arranged in order of the age of the participating transactions। तो टाइम स्टैम्प में जहन में रखें कि जो ट्रांजैक्शंस हैं उनकी एज देखी जाती है, जो पहले पैदा हुई, पहले स्टार्ट हुई वो पहले कमिट होगी, जो बाद में स्टार्ट हुई वो बाद में कमिट होगी। टाइम स्टैम्प कंकरेंसी कंट्रोल। सम ऑफ द टाइम स्टैम्प बेस्ड कंकरेंसी कंट्रोल एल्गोरिथम्स आर, इसमें बेसिक टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग एल्गोरिथम है, फिर कंजर्वेटिव टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग एल्गोरिथम है, और फिर मल्टीवर्जन एल्गोरिथम बेस्ड अपॉन टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग। आपके पास तीन एल्गोरिथम, बेसिक, कंजर्वेटिव और मल्टीवर्जन। टाइम स्टैम्प बेस्ड ऑर्डरिंग फॉलो 3 रूल्स टू इन्फोर्स सीरियलाइजेबिलिटी। तो जो टाइम स्टैम्प बेस्ड ऑर्डरिंग है इसमें 3 रूल आपने पढ़ने हैं: एक्सेस रूल, लेट ट्रांजैक्शन रूल एंड यंगर ट्रांजैक्शन रूल। एक्सेस रूल क्या कहता है? व्हेन 2 ट्रांजैक्शंस ट्राई टू एक्सेस द सेम डेटा आइटम साइमल्टेनियसली, यानी अगर किसी 2 ट्रांजैक्शन ने सेम डेटा आइटम को एक ही वक्त में एक्सेस कर लिया, फॉर कन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन प्रायोरिटी इज गिवन टू द ओल्ड ट्रांजैक्शन। तो किसकी बारी होगी? जो पहले आई थी।
जो पहले आई थी उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल दो बंदे एक ही वक्त में, अगर आप बात टीवी टॉक शो भी देखते हैं या गेम शो देखते हैं, तो उसमें जो पहले चेयर पे बैठ गया उसकी वीडियो रिवाइंड करके देख लेते हैं, जो पहले बैठा उसकी बारी है। तो एक्सेस रूल में जो पहले आया उसको एक्सेस दे दी जाएगी। लेट ट्रांजैक्शन रूल, इफ ए यंगर ट्रांजैक्शन हैज written a data item, then an older transaction is not allowed to read or write data item. अब ये चीज़ ध्यान में रखें कि जो ओल्डर ट्रांजैक्शन थी, यानी वो ट्रांजैक्शन जो पहले स्टार्ट हुई, ठीक है वो पहले स्टार्ट हुई, लेकिन उसने रीड राइट बाद में किया। तो अगर एक यंगर ट्रांजैक्शन में रीड राइट पहले कर लिया तो अब ओल्डर ट्रांजैक्शन की बारी नहीं रही। यानी दो ट्रांजैक्शंस हैं, ए पहले स्टार्ट हुई, बी बाद में स्टार्ट हुई, लेकिन ए स्टार्ट होके एक्टिव रही, उसने रीड राइट नहीं किया अभी। तो जो बी है उसने रीड राइट कर लिया, तो अब ये नहीं होगा कि बी से वो कहेंगे क्योंकि ए पहले आई थी तो तुम्हारा हक नहीं। लेट ट्रांजैक्शन रूल, जिसने ट्रांजैक्शन लेट की वो फंसेगा, जिसने पहले कर ली उसकी बचत हो जाएगी। तो एक एक्सेस रूल में हमने देखा कि जो पहले आई उसको एक्सेस दी जाएगी। यहाँ पे हमने देखा कि जिसने पहले ट्रांजैक्शन की रीड राइट उसको एक्सेस दी जाएगी। और फिर यंगर ट्रांजैक्शन रूल, यंगर ट्रांजैक्शन कैन रीड और राइट ए डेटा आइटम दैट हैज ऑलरेडी बीन रिटन बाय एन ओल्डर ट्रांजैक्शन। तो जो ओल्डर ट्रांजैक्शन ने काम कर लिया है वो यंगर ट्रांजैक्शन को वो अवेलेबल हो सकता है। ये तीसरा रूल है। ऑप्टिमिस्टिक कंकरेंसी कंट्रोल एल्गोरिथम, ये भी यूज होता है बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली इन सिस्टम विद लो कन्फ्लिक्ट रेट्स। अब ऐसे सिस्टम्स भी हैं जहाँ पे मल्टीपल ट्रांजैक्शंस होती नहीं है या बहुत कम होती हैं और कन्फ्लिक्ट रेट बहुत कम है। द टास्क ऑफ वैलिडेटिंग एवरी ट्रांजैक्शन फॉर सीरियलाइजेबिलिटी में लोअर परफॉर्मेंस। और अगर आप वहाँ पे जो सा वो सीरियलाइजेबिलिटी के चक्कर में बढ़ जाएं तो परफॉर्मेंस बड़ी लो हो जाएगी। इन दीज केसेस द टेस्ट फॉर सीरियलाइजेबिलिटी इज पोस्टपोन्ड टू जस्ट बिफोर कमिट। तो वो कहते हैं कमिट होगा तो नई ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि कन्फ्लिक्ट रेट बहुत कम है। सिंस द कन्फ्लिक्ट रेट इज लो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अबॉर्टिंग ट्रांजैक्शन विच आर नॉट सीरियलाइजेबल इज आल्सो लो। तो क्योंकि कन्फ्लिक्ट नहीं है इसलिए बहुत कम चांसेस हैं कि जो ट्रांजैक्शन हैं वो अबॉर्ट होंगी। दिस अप्रोच इज कॉल्ड ऑप्टिमिस्टिक कंकरेंसी कंट्रोल टेक्निक। यानी ऑप्टिमिस्टिक कंकरेंसी कंट्रोल एल्गोरिथम क्या है कि इसमें सीरियलाइजेबिलिटी की वजह से परफॉर्मेंस लो हो सकती है क्योंकि कन्फ्लिक्ट रेट कम है। तो आप कोशिश करें कि सीरियलाइजेबिलिटी की तरफ आप ना जाएं। और एक और चीज़ कि इसमें अबॉर्ट रेट भी कम होता है। क्योंकि हर ट्रांजैक्शन कमिट होने के बाद सेकंड ट्रांजैक्शन आती है, कन्फ्लिक्ट कम है इसलिए अबॉर्ट रेट भी कम है। तो ये चीज़ ध्यान में रखें कि अगर कन्फ्लिक्ट्स कम है तो अबॉर्ट रेट भी कम होगा, ट्रांजैक्शन ज़्यादातर कमिट हो जाएंगी। ऑप्टिमिस्टिक कंकरेंसी कंट्रोल एल्गोरिथम, in this approach a transactions file cycle is divided into following 3 phases। अब ये 3 phases में ये ऑप्टिमिस्टिक कंकरेंसी कंट्रोल एल्गोरिथम काम करता है। नंबर 1 एग्जीक्यूशन फेज, नंबर 2 वैलिडेशन फेज एंड नंबर 3 कमिट फेज। एग्जीक्यूशन फेज, a transaction fetches data items to memory and perform operation upon them। एग्जीक्यूशन फेज क्या है कि मेन स्टोरेज से डेटा लिया जाएगा, वो रैम में आएगा, वहाँ पे रीड राइट ऑपरेशंस होंगे। वैलिडेशन फेज क्या है? ट्रांजैक्शन परफॉर्म्स चेक्स टू इंश्योर दैट कमिटिंग इट्स चेंजेस टू द डेटाबेस फेजेस सीरियलाइजेबिलिटी टेस्ट। तो वैलिडेशन फेज में एक्चुअली कंसिस्टेंसी व्यू पॉइंट से देखा जाएगा कि जो ट्रांजैक्शन वैलिडेट होने जा रही है, जो एग्जीक्यूट हो चुकी है, क्या वो डेटाबेस में जाके कोई प्रॉब्लम तो नहीं करेगी, कंसिस्टेंसी को डिस्टर्ब तो नहीं करेगी। और इसी तरीके से जो कमिट फेज है, ये ट्रांजैक्शन राइट्स बैक मॉडिफाइड डेटा आइटम इन मेमोरी टू द डिस्क। और कमिट के नतीजे में डेटा परमानेंटली डिस्क के ऊपर स्टोर हो जाएगा। ऑप्टिमिस्टिक कंकरेंसी कंट्रोल एल्गोरिथम,
uses three rules to enforce serializability. Rule number 1, rule number 2 and 3. First rule क्या है? Given two transaction Ti and Tj. For example, आपके पास दो ट्रांजेक्शन है I and J. If Ti is reading the data item which Tj is writing, then Ti's execution phase cannot overlap with Tj's commit phase. यानी जो Ti है वो अभी डेटा रीड कर रही है जिसको Tj ने राइट किया था, यानी जो जूनियर थी आई जो पहले आई थी, Tj जो बाद में आई थी, लेकिन Ti वो डेटा रीड कर रही है जो Tj ने राइट किया है। तो फिर Ti जो सी है उसका एग्जीक्यूशन फेज Tj के कमिट फेज को ओवरराइट या ओवरलैप नहीं कर सकता। तो ये हमने रूल पीछे पढ़ा कि जो ट्रांजैक्शन पहले आई है वो पहले कमिट करेगी, तो वो ओवरलैप नहीं होगा। Tj कैन कमिट ओनली आफ्टर Ti, क्योंकि जो Tj है वो तो आप देखेंगे वो अभी डेटा राइट कर चुकी है, तो T कैन कमिट ओनली आफ्टर Ti ने वो डेटा रीड करके उस पर काम करना। तो अगर Tj ने वो राइट कर दिया, कमिट कर दिया, तो Ti कैसे काम करेगी? तो इसलिए Ti को पहले काम कंप्लीट करने दें ताकि Tj उसको कमिट कर सके। तो ये रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 2, गिवन टू ट्रांजेक्शन Ti एंड Tj, वही दो ट्रांजेक्शन है। इफ Ti इज राइटिंग डेटा, यानी वहां पे रीडिंग था, यहाँ पे राइटिंग डेटा आइटम दैट Tj इज रीडिंग। अब Ti राइट कर रही है और Tj रीड कर रही है। देन Ti कमिट फेज कैन नॉट ओवरलैप Tj's एग्जीक्यूशन फेज। तो अब पहले Tj रीड करके एग्जीक्यूट करेगी, फिर Ti की बारी आएगी, क्योंकि Tj तो अभी रीड कर रही है। तो अगर Ti उस डेटा को कंप्लीट करके बैठ जाती है तो Tj क्या करेगी? सो Tj कैन स्टार्ट एग्जीक्यूशन ओनली आफ्टर Ti हैज ऑलरेडी कमिटेड। तो Tj की एग्जीक्यूशन उस वक्त स्टार्ट होगी तब जब Ti ने उसको कमिट किया। तो Tj को इंतजार करना पड़ेगा Ti का। और रूल नंबर 3 क्या कहता है? गिवन टू ट्रांजेक्शन Ti एंड Tj, if Ti is writing the data item which Tj is also writing, यानी अब वो स्टेज है कि Ti और Tj दोनों राइट कर रही हैं, then Ti's commit phase cannot overlap with Tj's commit phase. Tj can start to commit only after Ti has already committed. अब Tj can start only after Ti. तो Tj बाद में क्यों स्टार्ट करेगी? क्यों? क्योंकि ये हमने देखा कि जो सीनियर है वो पहले काम करेगा, Tj जो सी है वो जूनियर है Ti से। Tj कैन स्टार्ट टू कमिट आफ्टर, क्योंकि Tj जूनियर है इसलिए ये बाद में काम करेगी जब Ti कंप्लीट कर लेगी। तो ये 3 रूल है ऑप्टिमिस्टिक कंकरेंसी कंट्रोल एल्गोरिथम के। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम में अगर आप कंकरेंसी कंट्रोल की बात करें तो 2 फेजेज हैं लॉगिंग एल्गोरिथम है, 2 फेज लॉकिंग जिसको हमने स्टडी किया, और इस तरह कंकरेंसी कंट्रोल को हमने जो सा वो देखा, सेंट्रलाइज 2 फेज लॉकिंग, प्राइमरी कॉपी 2 फेज लॉकिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड 2 फेज लॉकिंग। ये नोट्स आपके पास मौजूद हैं, इनको आप स्टडी करें। और इस तरह टाइम स्टैम्प कंकरेंसी कंट्रोल को आप देखें जो हमने पीछे स्टडी किया। और कन्फ्लिक्ट ग्राफ ये आपने लाजमी स्टडी करना है। डिस्ट्रीब्यूटेड टाइम स्टैम्प कंकरेंसी कंट्रोल में कन्फ्लिक्ट ग्राफ ये लाजमी स्टडी करें। और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑप्टिमिस्टिक कंकरेंसी कंट्रोल एल्गोरिथम, इसके 3 रूल जो से वो आप स्टडी करें अच्छे तरीके से। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑप्टिमिस्टिक कंकरेंसी कंट्रोल के तीनों रूल्स आप जो से वो स्टडी करें। इन द मीनवाइल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क। थैंक यू ऑल। अल्लाह हाफिज़।